एनआईटी में जिस तरीके से मैडम चौथी मंजिल स्टिल्ट प्लस 3 जो है वो जो उल्लंघन कर रहा है बिल्डिंग बायलॉज और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहा है, उन बिल्डिंगों पर अब नगर निगम का तो हथौड़ा चल रहा है। जब भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तब ये सवाल उठता है कि जब अवैध निर्माण बन रहा था, जब वो नींव रखी जा रही थी, आखिर तब नगर निगम कहाँ था? जिन बिल्डर्स ने वो पूरा मकान बनाया, बिल्डर्स ने कुछ लोगों को बेच दिया, उन लोगों ने अपनी जमा पूंजी पूरी खर्च कर दी। वो लोग कहते हैं कि हमारा क्या कसूर था, ना तो हमने बनाया, ना हमें पता था, हमने सिर्फ खरीदा और हम रहने लगे। उसके बाद अब हथौड़ा चला, हमारी तो पूरी ईएमआई भी नहीं गई थी कि हम बेघर हो गए। जब भी कोई इस तरह का हम कार्य करते हैं, कम से कम उसको सरकारी तौर से वो पता तो कर लेना चाहिए। कहीं से भी नियम तो बिल्कुल सभी के लिए खुला हर समय। अगर ये सुनिश्चित हो चुका है तो फिर धरना क्यों दे रहे हैं आखिर गांव वाले? कहते हैं कि उनके अपने अपने लेकिन नगर निगम अब घरों पर बुलडोजर नहीं चलाएगा। ऐसा नहीं तो फरीदाबाद की चाहे कोई भी जगह हो, लेकिन अब अवैध निर्माण जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा कह रहे हैं फरीदाबाद नगर निगम, ऐसा कह रहे हैं फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी जी, जो इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। चाहे फिर वो एनआईटी में चौथी मंजिल की बात की जाए, या फिर किसी कॉलोनी की बात की जाए, या फिर किसी भी जगह की, लेकिन अवैध निर्माण पर अब जो है फरीदाबाद नगर निगम का बुलडोजर एक्शन दिखने लगा है। आज हम बात करेंगे कई सारी जगहों पर जहां अवैध निर्माण पर हथौड़ा चला, बुलडोजर चला। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एनआईटी में जिस तरीके से मैडम चौथी मंजिल स्टिल्ट प्लस 3 जो है वो जो उल्लंघन कर रहा है बिल्डिंग बायलॉज और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहा है, उन बिल्डिंगों पर अब नगर निगम का तो हथौड़ा चल रहा है। तो एनआईटी को अगर हम ध्यान से समझें, कई सारे ऐसे घर हैं जो नीचे पार्किंग है, उसके ऊपर 3 मंजिल 4 मंजिल बनाई गई है, चौथी मंजिल पर हथौड़ा चल रहा है। तो नगर निगम ने कितने ऐसे घर चिन्हित किए गए हैं, या फिर कहाँ कहाँ हथौड़ा चलेगा, किन किन लोगों को खतरा है, वो जानना चाहते हैं। धन्यवाद दीपा जी। पहले तो ये कि सभी जो बिल्डर्स हैं उनको बायोस पता है, और जो बनाता है उसको भी पता होता है, और फिर भी अगर चौथी मंजिल बनाते हैं, हमारी ओर से स्टिल प्लस 3 का प्रावधान है। अगर वो भी एरिया वाइज है, अगर फिर भी कोई बनाता है तो उसको हम नोटिस देते हैं, 1 बार 2 बार नहीं 3 बार नोटिस देते हैं, सील भी करते हैं। नोटिस के बावजूद अगर कोई बनाता है, सील करने के बावजूद भी कोई बनाता है, फिर उनको सूचना दी जाती है, नहीं मानते तो फिर उसको तोड़ा जाता है जी। इस कारण से वो तोड़े जा रहे हैं। जब भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता है तब ये सवाल उठता है कि जब अवैध निर्माण बन रहा था, जब वो नींव रखी जा रही थी, आखिर तब नगर निगम कहाँ था? निगम की ओर से नोटिस जाता है, एफआईआर तक होती है दीपा जी, यही बात मैं आपको बता रही हूँ। बायलॉज भी जानते हैं, हम बार बार नोटिस भेजते हैं, 3 नोटिस के बिना हम कोई काम नहीं करते। फिर उसके बाद अगर सील भी कर दिया तो क्या नहीं मालूम होता बनाने वाले को? क्या बिल्डर्स को नहीं मालूम होता कि कॉन्ट्रैक्टर को भी मालूम होता है कि सील लगने के बावजूद भी? अभी एक तोड़ा गया था, सील के ऊपर उसने ये कंप्लेन की किसी को भी, तो हमने रिप्लाई दिया, फ़ोटोज़ तक भेजी कि सील के ऊपर इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। कितना गलत है ये? आप नियमों का उल्लंघन खुद तोड़ते हैं, फिर ब्लेम करना है सरकार को या एमसीएफ को, तो ये ठीक नहीं है। जो लोग सील पर फिर सील का उल्लंघन करके फिर निर्माण कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया अब तक? एफआईआर की गई है, एफआईआर किया गया। फिर नहीं माने तो उसको तोड़ा गया उस एरिया को, एफआईआर भी है उन पर। और ऐसे लगभग 50-60 एरिया चिन्हित किए गए हैं, उन सभी को तोड़ा जाएगा। मेयर मैम, एक और सवाल था मेरा, जब जब उल्लंघन किया जाता है, जब जब अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलता है, तो अभी हम एनआईटी में भी गए, जिन बिल्डर्स ने वो पूरा मकान बनाया, बिल्डर्स ने कुछ लोगों को बेच दिया, उन लोगों ने अपनी जमा पूंजी पूरी खर्च कर दी। वो लोग कहते हैं कि हमारा क्या कसूर था, ना तो हमने बनाया, ना हमें पता था, हमने सिर्फ खरीदा और हम रहने लगे। उसके बाद अब हथौड़ा चला, हमारी तो पूरी ईएमआई भी नहीं गई थी कि हम बेघर हो गए। तो इतना ही कहूँगी कि हमारी जनता कहीं बहुत भोली है कहीं ना कहीं,
जब भी कोई इस तरह का हम कार्य करते हैं, कम से कम उसको सरकारी तौर से एक बार पता तो कर लेना चाहिए, कहीं से भी। निगम तो बिल्कुल सभी के लिए खुला हर समय, आप किसी भी एरिया का ऑनलाइन भी चेक करा सकते हैं, कोर्ट में भी करा सकते हैं, तो उसको क्लियर हो जाता है आपको कि ये प्रॉपर्टी ऑथराइज्ड है, इतना नहीं है। तो अगर उसके बावजूद भी हम लेते हैं तो फिर हमारी नादानी है ये। जी, यानी कि पहले अप्रूवल चेक कर लिया जाए। बिल्कुल करना चाहिए। और इसका मैंने बहुत जगह देखा भी है। कई बार क्या होता है कि लोग लोन लेने जाते हैं तो उस समय पता चलता है कि ऑलरेडी वो सोल्ड है, जी, वो प्रॉपर्टी अगर सेल ऑलरेडी हो चुकी है, उसके बावजूद कैसे पता चला? क्योंकि हम बैंक के थ्रू पता चला। तो इसके लिए हमें खुद अवेयर होना पड़ेगा। तो क्या नगर निगम ने उन लोगों के लिए कोई पुनर्निवास या फिर कोई अल्टरनेटिव प्लान पहले से इस तरीके से कोई नहीं, सोचा ये है देखिए- जिन लोगों के घर टूटे हैं? नहीं, अगर अपनी गलती से उनके टूटे हैं तो ऐसा कोई वो नहीं है। ये तो पुनर्निवास तो उन लोगों के लिए ना जिन्होंने झुग्गियाँ झोपड़ियाँ बहुत सारी जगह ऐसा कवर किया हुआ है, उनके लिए तो आप सोचेंगे और कहेंगे। लेकिन इसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि जो खुद जानबूझकर नोटिस के बावजूद भी आप चौथी मंजिल बना रहे हैं, तो ये खुद ही जानबूझ के आप अननोइंगली क्या नोइंगली आप ये गलती कर रहे हैं। तो क्या नगर निगम कोई परमानेंट ऑडिट बिल्डिंग प्लान या फिर ऑनलाइन अप्रूवल प्लान इस तरीके से कुछ सब कुछ चल अपडेट रहा कोई है, कदम सब कुछ चलता है, चेक तो करें कोई। उन जनता को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए? जी, वही कह रही हूँ कि कोई भी, कम से कम बच्चे तो पढ़े लिखे होते हैं सभी के, कम से कम बच्चों का ही सहयोग लिया जाए। एक बार जाके निगम में पता कर लिया जाए कि इस बिल्डिंग का अप्रूवल का स्टेटस क्या है। तो ये तो उनकी अपनी ड्यूटी है। तो अभी अवेयरनेस है और आज जी। के दिन होनी चाहिए। तो अभी एनआईटी में किन लोगों को ध्यान रखना चाहिए जिसके स्टिल्ट +3 है या 4 है? +3, यानी कि पार्किंग के साथ अब 3 मंजिल तक अलाउड है। बाकी सब एरियाज़ का अपने अपने एरियाज़ का है। जी, उसके अकॉर्डिंग ही अप्रूवल दिया जाए। तो ऐसा कोई रफली आइडिया कितने घरों को चिन्हित किया गया है, कितने घरों पर भी बुलडोजर? 50-60 घरों का फरीदाबाद में जिनको चिन्हित किया गया, लगभग 50-60। 50-60 घर है। चौथी मंजिल ही तोड़ी जाएगी। चौथी मंजिल तोड़ी जाएगी जो चौथी मंजिल पर रह रहा जी है। जी, मैंने आपको बताया ना, सील के बावजूद भी अगर आप बना रहे हैं और 3 दिन बाद नोटिस के बावजूद भी बना रहे हैं तो किसकी गलती है? एमसीएफ की गलती तो नहीं है जी, ना, सरकार की कोई गलती आप कह सकते हैं। अभी अनंगपुर में जब से बुलडोजर एक्शन हुआ उसके बाद अभी अनिश्चितकालीन धरना भी चल रहा है। कब तक ये मुद्दा आखिर अभी कहाँ पहुंचा है? और ये धरने, सड़कों पर आना, इस तरीके से महापंचायत कब तक चलती रहेगी? देखिए, आप पत्रकार हैं, पत्रकार के नाते शायद आपको पता होगा ये 20 साल पुराने ऑर्डर्स हैं और अभी जो तोड़फोड़ हुई है किसी की इंटेंशनली या किसी की उससे नहीं हुई है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है। आपको मालूम है कांता एनक्लेव सारा तोड़ा गया था जी, उसका रीजन भी रही था कि फॉरेस्ट के ऊपर वो बनाया गया था। सेम यहाँ भी ऐसे है कि फॉरेस्ट के ऊपर जितना भी कंस्ट्रक्शन था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर ही वो सारा बुलडोजर चले हैं। और जहाँ तक ये महापंचायत पंचायतों का था, वो पंचायत इसलिए थी कि वो जो घर अंदर पुराने लोग बसे हुए हैं, जो बहुत सालों से बसे हुए हैं, हाँ, उनकी एरियाज़ को नहीं तोड़ा जाएगा। तो वो अभी सुनिश्चित हो चुका है, उस पर कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। अगर ये सुनिश्चित हो चुका है तो फिर धरना क्यों दे रहे हैं आखिर गांव वाले? धरने की उनके अपने अपने रीजन हैं। लेकिन नगर निगम अब घरों पर बुलडोजर नहीं चलाएगा। ऐसा नहीं है। तो अभी क्या अनंगपुर में बुलडोजर माननीय के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करके देखिए, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि जो पुराने भाई लोग रहने, किसी का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि सरकार घर बसाने के लिए, किसी का तोड़ने के लिए नहीं है। लेकिन अवैध अगर किया जाता है कि किसी, मान लीजिए किसी ने ग्रीन बेल्ट पर ही बना लिया, किसी ने एनक्रोचमेंट नालों के ऊपर की हुई है, पूरे शहर में नाले हैं, यहाँ छोटे बड़े 120 सहायक नाले हैं, तो आप सोचिए कि उनके ऊपर जब एनक्रोचमेंट है और बिल्डिंग्स बन, क्या करेगी सरकार? तोड़ेगी ना। जी, ऑर्डर्स कहीं से तो आएंगे ही ना। जब कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है तो कहीं तो वैलिड रीज़न है। बिल्कुल। गांव में जब हम गए तो गांव वाले कह रहे हैं कि मानव रचना यूनिवर्सिटी है वो भी अरावली पर बनी गई है, तो आखिर उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया देखिए, गया? ये कानून का एक कोर्ट के अंदर ये सब चीज़ें चल रही है। जब लगेगा कि ये चीज़ भी उसके अंदर आ रहा है तो स्वाभाविक तौर से कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। जी, जब से आपने पद संभाला, मैंने अभी बाहर भी देखा, लोग बड़ी आसानी से आपसे मिल पा रहे हैं, देखकर बड़ी खुशी हुई
कि मेयर साहिबा जब से आई हैं तो लोग आसानी से इनसे मिल पा रहे हैं, इन तक पहुंच पा रहे हैं, और सुबह ये अपने ऑन टाइम यहाँ पर बैठी हुई हैं। तो मैं जनप्रतिनिधि हूँ, जनता ने मुझे चुना है, मेरी फरीदाबाद की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ चुना कि अब की बार कोई बदलाव होगा। तो उसी तरीके से मेरा वैसे भी एक वर्किंग नेचर है। मैं सुबह लगभग 10:30-11 के बीच में आ जाती हूँ। शाम तक जब तक हमारी फाइल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम नहीं जाते हैं। डेली का काम, जितनी ग्रीवेंसीज आती हैं हम डेली की डेली कंप्लीट करके जाते हैं। फरीदाबाद की मेयर प्रवीण जोशी का अगले 5 साल क्या प्लान है? फरीदाबाद को अगले 5 साल में आप कहाँ देखना चाहते हैं? मैं तो 5 सालों से पहले ही चाहूँगी कि मेरा फरीदाबाद हिंदुस्तान के जो 5 शहर अब की बार चिन्हित हुए थे, जिनको अवार्ड्स मिले, उनमें से एक आना चाहिए। 5 साल की इंतज़ार नहीं, उससे पहले ही आना चाहिए। आपके सूरत है, इंदौर है, विशाखापट्टनम है, तिरुवनंतपुरम है, और सूरत का भी है, एक और है। तो एक ये बताओ कि जब वो शहर आ सकते हैं तो मेरा शहर क्यों नहीं? बस इसमें एक बार जनता का सहयोग और आग्रह कि सभी सहयोग करें अपने शहर को स्वच्छ बनाने में। बिल्कुल ही सही कहा आपने, क्योंकि जनता का जब तक साथ नहीं होगा तब तक शहर को साफ सुथरा बनाना शायद इम्पॉसिबल है। आपने इंदौर की बात करी, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम हरियाणा में ही आते हैं। हरियाणा में करनाल को जी। तीसरे नंबर पर जो है अवार्ड मिला। 113 पायदान से तीसरे नंबर पर छलांग लगाई करनाल में। स्वच्छ सर्वेक्षण में उसे 3rd अवार्ड मिला। मंत्री विपुल गोयल जी, प्रदेश कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने वो अवार्ड द्रौपदी मुर्मू जी से ग्रहण किया। उसके अलावा सोनीपत को भी एक कैटेगरी में अवार्ड मिला। फरीदाबाद ऐसा शहर जो सबसे पहले नगर निगम बना 1994 में भजनलाल सरकार में, सबसे पहले स्मार्ट सिटी के कैटेगरी में आया। उसके बावजूद भी करनाल और सोनीपत जैसे छोटे शहर स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड ले गए और फरीदाबाद अपने ही बोझ तले कैसे दब गया? ऐसा है, एक तो यहाँ की जनसंख्या बहुत है। आप करनाल और सोनीपत की जनसंख्या यहाँ की मिल रही है, उसके बावजूद हमारा 40-50% यहाँ लेबर क्लास है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में हमेशा लेबर क्लास ज़्यादा होती है। तो जो पढ़ी लिखी जनता होगी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चलते चलते पॉलीथीन का पैकेट बनाएगा और नाले में फेंक देगा। क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति को ये करेगा? इस करेगा। इस शहर में 37 छोटे नाले, 9 बड़े हैं, मिलाकर छोटे बड़े करके और सहयोगी नाले 120 हैं। तो आप सोचिए कि इसमें हम 85% काम सफाई का कर चुके हैं। हमने ये कार्य मार्च में ही शुरू कर दिया था, ताकि हर साल जो बारिश में वाटर लॉगिंग होती है, ऐसा नहीं कि जून में बारिश आए और हम मई में लगे। इस सोच के साथ हमने मार्च में काम शुरू किया था, और ईश्वर का धन्यवाद कि हमें पूरे फरीदाबाद में अभी नहीं कहूँगी कि 50-60% हमें इसमें सफलता मिली है। जी। जो NHPC आपको मालूम है, मेवला है, आपका ओल्ड है, ये सब में वाटर लॉगिंग होती थी। 15, 16, 17 की सड़कें हमेशा इतनी फुल होती थी, मैं भी जाती थी तो कभी ऐसा लगता था कि चाहे बोटिंग कर लीजिए आप, इतना पानी भर जाता जी। था। लेकिन अब की बार कोई पानी का वहाँ ठहराव नहीं था। और भी कई जगह, हाँ बहुत सी जगह ऐसा नहीं कि फरीदाबाद क्लीन हो गया। तो फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी थी वाटर लॉगिंग की। वाटर लॉगिंग में अभी भी कह सकते हैं कि 40-50% हमें और करने की आवश्यकता है, उस पर हम लगे हुए हैं। हमारे नाले एक बार लगभग सफाई हो चुकी है, उसके बावजूद जो फिर देखते हैं कि नाले फिर से फ्लोट कर रहे हैं। तो ये हमारी जनता का सहयोग, जनता में अवेयरनेस ही आएगी तभी हमारी बात बनेगी। सरकार अपना कार्य कर रही है, और जिस दिन भी आज मैं जो भी मेरे पास आता है, कोई NGO आता है या मैं कहीं भी जाती हूँ, एक ही बात का आग्रह करती हूँ, कृपया प्लास्टिक का बहिष्कार कर दीजिए, प्लास्टिक बोतल का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। जब हम अवेयर होंगे, अवेयरनेस की आवश्यकता है यहाँ। ऐसा नहीं है कि वहाँ भी कोई शहर एकदम बन गया। जब अवेयरनेस आ जाएगी, हम उनको सप्लीमेंट्री कोई भी सब्स्टिट्यूट देंगे, उसके बाद हम पेनल्टी पर आएंगे और फिर प्लास्टिक बैन पर आएंगे। अभी तो हम लोग एक जन में कहते हैं कि जन अभियान को एक आंदोलन में बदलेंगे, तभी इस पर काम हो पाएगा। तो कोशिश है, शुरुआत कर चुके हैं। अगले साल ये खिताब या अवार्ड फरीदाबाद के नाम आएगा। पूरा तीसरा नहीं, पहले पायदान पर। जी, पूरा प्रयास है। एक आखिरी सवाल और एक आखिरी आग्रह और मैं करना चाहूँगी
मैं जब गुड़गांव से फरीदाबाद की तरफ आती हूँ, कहते हैं कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम अपने कमरे को बेशक साफ करें ना करें, लेकिन हम अपने ड्राइंग रूम को, अपने घर के बाहर साफ सफाई करते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो चमका देते हैं। लेकिन जो हमारा फरीदाबाद आने का जो रास्ता है, जो प्रवेश द्वार है, एंट्री पॉइंट है, वो पूरा कूड़े से लबालब रहता है। पहले टोल क्रॉस करते ही जो बड़ा कूड़े का डंपिंग यार्ड है, ठीक है, उसके बाहर सड़क तक वो कूड़ा फैला रहता है। उसके बाद फिर मस्जिद से जब हम मुल्ला होटल, चिमनी बाई धर्मशाला की तरफ चलते हैं, वहाँ सड़क तक वो कूड़ा रहता है। ऐसा है कि बंदभारी जो गुरुग्राम हम जाते हैं, जी। ये हमारा मेन डंपिंग पॉइंट है। अभी 2-3 पॉइंट्स हमारे और हैं, प्रतापगढ़ है, मोटू का है, लेकिन अभी वहाँ पर हम कम्प्लीटली हमारे लिए अप्रूवल वाली जगह नहीं है। तो इसके लिए सरकार लगी हुई है। अभी मैं नहीं बता पाऊँगी आपको पूरा, अभी इसमें 2-3 महीने और लगेंगे। इसके लिए एक बड़ा एक हम प्लान कर रहे हैं। इसका बड़ी मशीनें लाई जाएंगी। जब डेली का डेली निवारण हो जाएगा कूड़े का, तो फिर ये ढेर आपको दिखाई नहीं देंगे। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये तमाम बातचीत थी हमारी, फरीदाबाद को किस तरीके से हमें स्वच्छ सर्वेक्षण पर पहले पायदान पर लाना है। और बहुत सही कहा मेयर प्रवीण जोशी जी से जब मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि सरकार काम कर रही है, निगम काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ काम करने की ज़रूरत जनता को भी है। जब जनता ये समझ जाएगी, जैसे अपने घरों को हम साफ़ करते हैं, ऐसे ही हम अपने शहर को भी साफ़ करना है। आप गीले सूखे कुछ कचड़े को अलग डालिए, सड़क पर आप कूड़ा मत फैलाइए। आप सभी को भी ये औथ ज़रूर लेनी पड़ेगी कि आज से, अभी से ही हमें कूड़ा फैलाना नहीं होगा। और करनाल और सोनीपत ने जिस तरीके से अपनी खराब छवि को, धूमिल छवि को ठीक कर स्वच्छ सर्वेक्षण का अवार्ड लिया है, ऐसे ही फरीदाबाद को भी करना पड़ेगा। तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया। और आप क्या कहना चाहेंगे मेयर प्रवीण जोशी जी के तमाम जवाबों से? आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके आप मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए। और ऐसे तमाम मुद्दों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।